हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम 20वीं शताब्दी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। आपको हमारी हेडिंग दिख ही रही होगी। तो हमने पिछली क्लास में 55 क्वेश्चन करे थे। उसी के आगे हमको पढ़ना है। तो उसी के आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम 55 वाले क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या था। और बम्बई में जो नौ सैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था, वो तो फरवरी 1946 में हुआ था। फिर उसके आगे था कि जो रॉयल इंडियन नेवी की विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी 1946 को हुई, जब बम्बई में HMS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लबंदी, भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दिया था। 19 फरवरी को कराची के नाविकों ने भी हड़ताल कर दी। नौसैनिक विद्रोह के समय ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। हिंदुस्तान एक हो और आदि के नारे लगाए गए। 24 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण करते हुए विरोधियों ने क्या किया? विरोधियों ने कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। इस विद्रोह के समर्थन में 22 फरवरी को बम्बई में लगभग 20 लाख मजदूरों ने हड़ताल कर दी। फिर जो हुआ, फिर वो था कि जो भगत सिंह थे, भगत सिंह के साथ क्या कहते हैं, दो लोगों की और फांसी हुई थी। कौन कौन से थे वो? सुखदेव, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, इन तीनों को फांसी हुई थी। लेकिन एक और बंदे थे जिनका जतिन दास नाम था। जतिन दास भी इस हड़ताल में, जो लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किए गए थे, जतिन दास भी, तो राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की उन्होंने। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनका सितंबर 1929 में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार इनकी मृत्यु भूख हड़ताल से हुई, ना कि भगत सिंह के साथ उनकी फांसी हुई थी। फिर भगत सिंह ने राजगुरु, पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु, और सुखदेव का पूरा नाम था सुखदेव थापर, को 23 मार्च 1931 को फांसी हो जाती है। अब बंटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलूर जेल यानी अंडमान भेज दिया जाता है। सुरशान को 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी जाती है। तो चलिए हम आगे, उन्हीं के आगे हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सॉरी, मैंने डिस्कस बोल दिया। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? थोड़ा सा और इसको हम पास में करते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं। 56 में आ जाते हैं कि जेल में अनशन करते हुए किस स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी की मृत्यु हो गई थी। तो अभी हमने पढ़ा कौन था वो था जतिन दास। जतिन दास ने जेल में भूख हड़ताल करी थी 63 दिन, और 63 दिन के बाद उनकी जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई 1929 में। फिर आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है। कालिप राज सम्मेलन का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये था बारदोली सत्याग्रह। कालिप राज बारदोली सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित थे। कालिप राज के बारे में जानते हैं कि जो कालिप राज है वह अश्वेतजन यानी अश्वेतजन सम्मेलन का संबंध बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी से है। बारदोली की औरतों ने पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया था। ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। बारदोली में लगान वृद्धि 30% से घटाकर 6.03% कर दी गई थी। बारदोली सत्याग्रह में सक्रिय महिलाओं में से कस्तूरबा गांधी, मणिबेन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या थी, पुत्री थी, भक्तिबा जो दरबार गोपाल दास की पत्नी, शारदाबेन और साय और शारदा मेहता प्रमुख थे। तो फिर आगे है कि मोपला विद्रोह कहाँ से हुआ था? ये मोपला विद्रोह केरल से हुए थे। ये कब हुआ था? 1921 में। इसके जो वो थे जमींदार अधिकतर जो मोपला विद्रोह था वो केरल के मारवाड़ क्षेत्र में हुआ था 1921 में। यहाँ पर जो काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे, तो बटाईदार मुसलमान थे जो, तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। तो आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था। फिर किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था? तो ये था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया। यह सम्मेलन लंदन में 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया, किंतु गतिविरोधों के कारण सम्मेलन 1 दिसंबर को ही समाप्त
घोषित कर दिया गया। गांधी जी को लंदन से खाली हाथ वापस आना पड़ा। स्वदेश पहुंचने पर गांधी जी ने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है। 60 क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया था। तो ये भारत सरकार की तरफ से हिस्सा लिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नहीं इसको डिटेल में देखते हैं। जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजनी नायडू एवं बेगम शाह नवाज ने भारत सरकार द्वारा नामित अतिरिक्त सदस्य के रूप में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय ने और एनी बेसेंट ने भी सम्मेलन में भाग लिया था। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाते हैं। 61 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है। तो सबको पता है कि पहले लखनऊ समझौता होता है जो 1916 में होता है, फिर चंपारण सत्याग्रह होता है जो 1917 में होता है, फिर असहयोग आंदोलन होता है जो 1920 में होता है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 1942 में होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है तो 1930 में होता है। तो इस प्रकार से हमारा सीक्वेंस फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन तो बाद में हुआ था ना। लखनऊ समझौता ये 1920 में, ये चंपारण 1917 में, लखनऊ 1916 में। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, करेक्ट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि दिसंबर 1916 में लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया। चंपारण में गांधी जी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, JVC कृपलानी, मजहरूल हक, नरहरि पारेख व ब्रज किशोर थे। असहयोग आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि को वापस कर दी थी। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को वापस कर दी। फिर कह रहा है कि जो पंजाब में हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी। तो कौन थे ये थे A.N. मुखर्जी भी थे और लालचंद भी थे। तो यहाँ ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, A और B। इन्होंने पंजाब में जो हिंदू सभा की स्थापना हुई थी तो लालचंद और UN मुखर्जी ने करी थी। फिर आते हैं डिटेल में देखते हैं कि जो पंजाब हिंदू क्या लिखा हुआ है कि जो पंजाब हिंदू सभा है 1909 में स्थापित की गई थी। कब? 1909 में स्थापित की गई थी। इसके नेता UN मुखर्जी और लालचंद ने हिंदू सांप्रदायिक विचारधारा और राजनीति की नींव रखी थी। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में है कि हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हरिद्वार में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो हरिद्वार जो हिंदू महासभा की स्थापना हरिद्वार में 1915 में हुई, इसे मदन मोहन मालवीय ने की। अब पंजाब में हिंदू सभा की स्थापना जो 1919 में हुई तो उसे किसने की? लालचंद और UN मुखर्जी ने। फिर है कि पंजाब में भूस्वामी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए यूनिस्ट पार्टी का गठन किया है। यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। फिर है अकाली आंदोलन 1922 से 1927 का लक्ष्य सिख गुरुद्वारों को ब्रिटिश समर्थक एवं भ्रष्ट आनुवंशिक महंतों के चंगुल से मुक्त कराना था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर कि निम्नलिखित को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करते हुए नीचे दिए गए कूट से सही का उत्तर चयन करें। ऑप्शन है दक्कन अशांति, पावना विद्रोह, नील विद्रोह, तमिलनाडु के पोल गिरोह का विद्रोह। यहाँ सबसे हम पहले देखेंगे कि जो दक्कन की अशांति थी वो क्या थी। तो दक्कन की अशांति को क्या पूछ रहे हैं कि कालानुक्रम यानी टाइम पीरियड वाइज सेट करना है इनको। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा उत्तर है इसमें तो सी हो जाएगा, ठीक है। तो सी उत्तर में हमारा क्या है, सबसे पहले हमारा डी ऑप्शन आएगा, तमिलनाडु के पोल गिरोह का विद्रोह, क्योंकि 1799 से 1801 तक चला तमिलनाडु में जो पोल गिरोह का विद्रोह। फिर नील विद्रोह कब हुआ था? ये 1859 से 60 तक चला नील विद्रोह। तो D C। फिर आ जाएगा पावना विद्रोह,
नहीं नहीं नहीं, पावना, हाँ DCB, हाँ पावना विद्रोह चला था 1873 से 76 तक, 1873 से 76 तक चला, और 1875 में दक्कन अशांति हुई थी। तो यहाँ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन में है कि खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। खिलाफत आंदोलन जो था किसने प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन ए मोहम्मद अली ने, ऑप्शन बी शौकत अली ने, ऑप्शन सी हसरत मोहानी ने। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ये शौकत अली भी थे, मोहम्मद अली भी थे, इन्होंने इस खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था, शौकत अली और मोहम्मद अली। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्ता अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। तो आप ना ये जो अली बंधुओं के नाम से जाने जाते हैं, इनको अगर पूछ ले कि अली बंधु कौन थे, तो यही अली बंधु थे जो जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली, ये अली बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इन्होंने मोहम्मद अली को दिया जाता है। हाजी सरियतुल्लाह 19वीं शताब्दी के फराइजी आंदोलन के संस्थापक थे। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। तो 65 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है। भारत में किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सरदार भगत सिंह। तो यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए डिटेल में देखते हैं क्या है, डिटेल में पढ़ते हैं। तो तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे। तिलक सेवा और बलिदान में क्या करते थे, विश्वास करते थे। उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। कौन, एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें क्या समझती थी, विद्रोही समझती थी। सर वेलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। कौन, सर वेलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारत के अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक शिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। कौन, तिलक शिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि वो मुकदमा हार गए किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ। मुकदमा तो हार गए लेकिन उसका प्रभाव बहुत हुआ। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम 66 पर कि 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला थी। तो संयुक्त प्रांत हम उत्तर प्रदेश को हम जानते हैं संयुक्त प्रांत के नाम से। तो यहाँ ऑप्शन ए उमा नेहरू, बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी है स्वरूप रानी नेहरू, ऑप्शन डी है हंसा मेहता। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित पहली मंत्री बनी। संयुक्त प्रांत की पहली मंत्री अगर पूछे कि संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश की सबसे पहली मंत्री कौन बनी थी 1936 के चुनाव में, तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। अब देखते हैं डिटेल में कि 1937 ईस्वी में विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत की प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई थी। विधानसभा के चुनाव हुए थे 1936 में, उसमें विजय लक्ष्मी पंडित निर्वाचित हुई थी और स्थानीय सुशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नियुक्त की गई थी। वह कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कैबिनेट मंत्री बनने वाले पहली भारतीय महिला थी। फिर है कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखते हैं कि विजय लक्ष्मी पंडित सोवियत संघ के लिए स्वतंत्र भारत की पहली राजदूत बनी। फिर 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला बनी। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो 1953 में क्या बनी, अध्यक्ष बनी थी, विश्व की पहली महिला थी। कौन, विजय लक्ष्मी पंडित। सोवियत संघ
जो होता सोवियत संघ के लिए जो स्वतंत्र भारत की पहली राजदूत भी बनी थी। यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। तो अब इसका संबंध किससे है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। पंडित जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी। वो पहली विश्व की महिला थी। सोवियत संघ के लिए स्वतंत्र भारत की पहली राजदूत भी बनी। फिर आते हैं हम ऑप्शन नंबर 67 पर कि खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। जो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, महात्मा गांधी थे, बाबा रामचंद्र थे, और डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक थे। यहाँ पर जो खेड़ा सत्याग्रह था वो था महात्मा गांधी थे। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं, जो खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने, जिन्हें अली बंधु के नाम से भी जानते हैं। और खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व तो किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने करी थी। चलिए अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी, ये कब हुआ था? 1918 में। जो खेड़ा सत्याग्रह 1918, 1917 में क्या हुआ था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह गुजरात, जो ये गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी। तो अगर पूछे कि जो खेड़ा सत्याग्रह का क्यों हुआ था, तो ये जो गुजरात के किसान थे, गुजरात के खेड़ा में जो किसान थे, उनकी फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। खेड़ा आंदोलन प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उनमें असंतोष होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो सत्याग्रह चंपारण 1917 और खेड़ा 1918 किस लिए किया गया था? ये कर के लिए किया गया था, क्योंकि अकाल पड़ गया था, किसान कर चुका नहीं पा रहे थे, इस कारण हुआ था। फिर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है हमारा, कौन सा है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन है हमारा 68 कि वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े हैं। वल्लभ भाई पटेल थे तो किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो वो ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी खेड़ा, ऑप्शन डी दांडी मार्च। तो इस जो वल्लभ भाई पटेल हैं वो खेड़ा सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। 1918 में जो गुजरात के खेड़ा में किसानों के लिए फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी, अभी जो हमने पढ़ा वही चीज़। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल ने सर्वप्रथम महासभा महात्मा गांधी से जुड़े हुए थे। फिर है कि 69 पर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। याद रखना, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी मिर्ज़ा गुलाम हैदर, ऑप्शन सी राशिद अहमद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो ये था सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां जो वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए थे, वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए थे सर सैयद अहमद खां। इन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। आगे देखते हैं डिटेल में कि सर सैयद अहमद खां ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। उनके अनुसार हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान रूपी खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हैं, उनमें से किसी एक की कमजोरी दुल्हन की सुंदरता को खराब कर देगी। फिर है कि जो सर सैयद अहमद खां ने एक पत्रिका तहजीब उल अखलाक, कौन सी पत्रिका? तहजीब उल अखलाक, सभ्यता और नैतिकता, यानी फारसी भाषा में निकाली थी। फिर कलकत्ता में साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना करी थी इन्होंने। कौन थी? सॉरी, मैंने वहाबी आंदोलन बोला था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से भी ये संबंधित थे। तो कलकत्ता में जो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी ये सर सैयद अहमद खान ने ही करी थी। अलीगढ़ में जो मोहम्मदन एंग्लो इंडियन स्कूल की स्थापना की थी, जो बाद में कॉलेज बन गया था और अतः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। तो किसने करी थी? ये सर सैयद अहमद खान ने करी थी। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 पर। 70 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। यह कथन निम्न में से किसने कहा था? हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगमें हैं। ऑप्शन ए वेमफील्ड फुल्लर, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी
लाड में हो। तो ये अंग्रेज हैं, ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो फूट डालो की नीति, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाए हुए थे, तो ये क्यों बोलेंगे। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बैमफील्ड फुलर। आगे देखते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि जो पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर बैमफील्ड फुलर ने बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी पर मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी के रूप में उल्लेखित किया था। पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बैमफील्ड फुलर, बंगाल में 1905 ईस्वी पर जो मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी के रूप में उल्लेखित किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया और 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया। स्वदेशी आंदोलन के समय टैगोर ने अमार सुनार बंगला नामक गीत लिखा। स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था, जो 1905 में ही ये भी चला था, 7 सितंबर 2000 से कुछ 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था इसी के खिलाफ, बंगाल विभाजन के खिलाफ, तो उस समय टैगोर ने कौन सा अमार सुनार बंगला नामक एक गीत लिखा था, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना गया है। कब? 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। फिर महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ है। महात्मा गांधी ने क्या कि जो भारत का जो वास्तविक जागरण है वो बंगाल विभाजन के बाद ही शुरू हुआ है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर आ जाते हैं। तो 71 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपनी अति समृद्ध वकालत छोड़ी थी। असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो कौन थे जिन्होंने अपनी वकालत करना छोड़ दी थी। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ ऑप्शन बी एंड डी दोनों है, बी और डी, मोतीलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया, पश्चिमी भारत तो बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। कौन कौन? मोतीलाल नेहरू भी, वल्लभ भाई पटेल भी, मदन मोहन नहीं, हाँ कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे, लाला लाजपत राय थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे और जवाहरलाल नेहरू भी थे। तो ये चारों लोगों ने इस आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद जो न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे कि CR फार्मूला यानी राजगोपालाचारी योजना का विरोध किसने किया था। तो ऑप्शन ए है गांधी जी ने, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन ने, ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन ने। तो यहाँ जो श्री राजगोपालाचारी है, श्री राजगोपालाचारी योजना थी, उसका विरोध करा था मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने पाकिस्तान की मांग करी थी। फिर है इसके बारे में देखने की क्या थी ये योजना। तो श्री राजगोपालाचारी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के पूर्ण पक्षधर थे। गांधी जी की स्वीकृति से 10 जुलाई 1944 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की, जो राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो क्या था ये था 10 जुलाई 1944 का कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की थी, तो जो राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से प्रसिद्ध है। जिन्ना ने इस फार्मूला को अस्वीकार किया तथा अपने हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत पर अटल रहे। जिन्ना ने इस फार्मूला को स्वीकार नहीं किया और वो अपने दो राष्ट्र के सिद्धांत पर अटल रहे। फिर गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम से संबोधित किया था। किससे? कायदे आजम से। तो अगर पूछे कि कायदे आजम किसको कहा जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। किसने संबोधित किया था? महात्मा गांधी ने। फिर है मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। मुस्लिम लीग था जो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही के दिवस के रूप में मनाया गया। फिर आते हैं कि माउंटबेटन ने गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी। माउंटबेटन ने जो गांधी जी हैं, गांधी जी को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? 1 मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन ने। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है 73
कि 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में तो कौन से थे? तो ये थे जोसेफ बपिस्ता। कौन थे? जोसेफ बपिस्ता थे इंडियन होम रूल के प्रथम अध्यक्ष। फिर आगे देखते हैं इसको कि 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में होम रूल की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना किसने करी? तिलक ने करी। इसके प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बपिस्ता थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बपिस्ता एवं सचिव NC केलकर थे। तिलक द्वारा स्थापित लीग की कमेटी के सदस्यों में से GR खापर्डे, BS मुंजे एवं RP करंडीकर चुने गए। तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रदेश एवं बरार तक फैल गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 74 पर आ जाते हैं। 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं कि श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका? स्थापना कब हुई? किसने करा? तो ये करे थे बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 18 अप्रैल 1916 को। इसको रोका किसने? तो 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह चल रहा था उस टाइम पे इसको रोका किसने? श्रीमती एनी बेसेंट ने। तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करी। लीग के बढ़ते प्रभाव एवं चारों ओर से दबाव महसूस कर भारतीय सचिव मॉन्टेगू ने अगस्त 1917 में ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव पारित कर भारत में उत्तरदायी शासन की बात कही। परिणाम स्वरूप अगस्त 1917 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कर दी। फिर एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, न्यू इंडिया किसने लिखा है? न्यू इंडिया लिखा है एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया एवं साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया। कॉमनवेल्थ भी एक था और न्यू इंडिया भी इनका पत्र था। होम रूल के तिलक के होम रूल के क्षेत्रों में कर्नाटक, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर मध्य प्रदेश, बरार को छोड़कर देश की बाकी सभी हिस्सों में होम रूल आंदोलन को फैलाने का दायित्व एनी बेसेंट पर था। फिर 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने करी थी। तो जो 1917 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी? एनी बेसेंट ने। फिर आ जाते हैं 75वां क्वेश्चन आ जाते हैं एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए भारतीय जनता को शिक्षित करना, ऑप्शन बी है भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना, ऑप्शन सी है प्रशासन में ब्रिटिश एकाधिकार के विरुद्ध आंदोलन, ऑप्शन डी है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो यहाँ ऑप्शन था बी, भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। जो स्वराज शासन था आंदोलन का लक्ष्य एनी बेसेंट का, तो वो था भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना था। फिर आगे देखते हैं कि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। हालांकि इसके पहले तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। हालांकि इसके पहले तिलक ने करी थी, अप्रैल में 1916 में पूना में करी थी। तिलक ने पूना में करी थी, मद्रास में एनी बेसेंट ने करी थी सितंबर में। फिर दोनों आपसी सहयोग से अलग अलग क्षेत्र में काम करते रहे। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाते हैं कि पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? जो पूना समझौता था, तो ऑप्शन ए कर्जन ने, ऑप्शन बी अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी है माउंटबेटन ने, ऑप्शन डी होगा चंद्रशेखर आजाद। यहाँ ऑप्शन हमारा हो जाएगा अम्बेडकर। जो पूना समझौता हुआ था उसका उस पर साइन किसने करे थे? तो अम्बेडकर ने करे थे। सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। गांधी जी ने नहीं करे, लेकिन किसने करे? अम्बेडकर, जो गांधी जी के समर्थक थे, उन्होंने करे थे। 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर हुआ। फिर आते हैं
क्वेश्चन नंबर 77 पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है 77, इसको ध्यान से पढ़ो। तो कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ था। तो ये कौन था? ऑप्शन ए बंगिंघम पैलेस, ऑप्शन सेवाय पैलेस, ऑप्शन सी विंस्टर पैलेस, ऑप्शन डी जेम्स पैलेस। तो ये था जेम्स पैलेस। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था तो वो जेम्स पैलेस में हुआ था। फिर है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन 12 नवंबर 1930 को ब्रिटिश सम्राट द्वारा हाउस ऑफ लॉर्ड्स की रॉयल गैलरी में एक संक्षिप्त समारोह के साथ किया गया था। यह सम्मेलन 17 नवंबर को सेंट जेम्स पैलेस में अपनी पूर्ण बैठक के साथ फिर से शुरू किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के प्रथम 5 दिन इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर समर्पित था कि क्या भारतीय संविधान संघीय या एकात्मक होना चाहिए। इस संदर्भ में जिन्ना ने जोरदार शब्दों में अपना रुख स्पष्ट किया। जिन्ना भी थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था कि सम्मेलन के प्रथम 5 दिन इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर समर्पित था कि भारतीय संविधान संघीय या एकात्मक होना चाहिए। इस संदर्भ में जिन्ना ने जोरदार शब्दों में अपना रुख स्पष्ट किया। फिर आते हैं 1932 में जो पूना समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो प्रत्यक्षता प्रभावित हुआ किससे? ऑप्शन ए महिलाओं से, ऑप्शन बी श्रमिक से, ऑप्शन सी किसान से, ऑप्शन डी दलित से। तो जो 1932 का पूना पैक्ट समझौता था वो दलित से था। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसके बारे में ध्यान से देखते हैं कि जो सांप्रदायिक वार्ड में प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या थी 71 थी। जो सांप्रदायिक वार्ड में जो प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीट कितनी थी? 71 थी, जिसमें पूना पैक्ट 1932 में बढ़ाकर 148, मद्रास में 30, सिंध सहित बम्बई में 15, पंजाब में 8, बिहार और उड़ीसा में 18, मध्य प्रांत में 20, असम में 7, बंगाल में 30 एवं संयुक्त प्रांत में 20 कर दी गई। यानी उत्तर प्रदेश में कितनी कर दी गई? 20 कर दी गई। कुछ पुस्तकों में यद्यपि यह संख्या 147 मिलती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में समान वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। तो समान वर्गों की सीटों में से 18% सीटें किसको? दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। फिर है 79 में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस महिला ने भारतीय राजनीतिक आंदोलन में भाग लेकर सर्वाधिक अनुप्राणित किया? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी रमाबाई रनाडे। तो यहाँ ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, रानी एनी बेसेंट। फिर डिटेल में देखते हैं कि जो एनी बेसेंट है वो जो एनी बेसेंट 1893 ईस्वी में भारत आई और थियोसॉफिकल सोसाइटी की पूरे भारत में प्रचार प्रसार किया। एनी बेसेंट ने जनरल अल्काट थे इसके संस्थापक, थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रसार किया। एनी बेसेंट ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को लेकर 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया। उन्होंने न्यू इंडिया तथा कॉमन मिल नामक समाचार पत्र निकाला था। होम रूल कहाँ स्थापना करी थी? होम रूल के इसने मद्रास में करे थे। और बीजी तिलक ने कहाँ करी थी? पुणे में करी थी। आगे देखते हैं डिटेल में कि ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के दौरान 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट को नज़रबंद कर दिया। यह घटना उनके लिए वरदान सिद्ध हुई। क्या करा ब्रिटिश सरकार ने? इस आंदोलन से परेशान होकर क्या करा? 1917 में एनी बेसेंट को क्या कर दिया? नज़रबंद कर दिया। यह घटना उनके लिए क्या हुई? वरदान सिद्ध हुई। कैसे? क्योंकि 1917 में कांग्रेस अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। ये भारत के पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थी। ये भारत को होम रूल दिलवाना चाहती थी। इसी कारण गांधी जी से इनका मतभेद था। इन्होंने गांधी जी को शैतान तक की संज्ञा दी थी। देखा, जो एनी बेसेंट थी उन्होंने गांधी जी को क्या कहा? शैतान तक की संज्ञा दी। ये गांधी जी ये थी कि ये भारत पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थी और ये भारत को होम रूल दिलवाना चाहती थी। इसी कारण इनका जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी से इनकी कभी बनी नहीं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर कि नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो वो थे ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू,
ऑप्शन बी ब्रजलाल नेहरू, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी रागेश्वरी नेहरू। तो यहाँ ऑप्शन मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू थे जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, जो 1928 में आई थी। फिर देखते हैं कि जो साइमन कमीशन है ये 1927 को, अक्सर मैं भूल जाती हूँ 1927 को, साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 को तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। दो मुस्लिमों सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। कितने लोग थे? 9 लोग इस समिति के क्या थे? सदस्य थे। फिर नेहरू रिपोर्ट 1928 में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज का दर्जा की बात कही गई थी। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण देने, समाचार पत्रों, फिर क्या था कि समाचार पत्र निकालने, सभाएं कराने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रदान किया गया था। 1928 की रिपोर्ट समझ में आएगा कि 1928 की जो रिपोर्ट थी उसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव था। साथ ही इसके तहत प्रस्तावित संविधान में भारतीय के लिए भाषण देना, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता के लिए अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान रखा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 81 पर आ जाते हैं कि महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? जब चौरी चौरा कांड हो गया था उसी के कारण महात्मा गांधी ने 1922 में अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है कि 1920 में स्टार्ट हुआ और 1922 में गांधी जी ने स्टॉप कर दिया, रोक दिया। क्यों? जो चौरी चौरा नामक हिंसा हुई थी उसके कारण। फिर आते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किए गए। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया, 1 वर्ष के अंदर। परंतु 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के पश्चात उन्होंने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर कि असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल का नामक एक नई पार्टी बनाई थी? स्वराज दल नामक एक नई पार्टी किसने बनाई थी? वल्लभ भाई। ऑप्शन है महात्मा गांधी तो रहेंगे नहीं, वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू होती। यहाँ ऑप्शन हमारा सी है, चित्तरंजन दास। अब देखते हैं डिटेल में कि जो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। देशबंधु का तात्पर्य था द फ्रेंड ऑफ नेशन, यानी चित्तरंजन दास इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करने के बाद स्वदेश आकर बैरिस्टर हो गए तथा वकील के रूप में इनकी सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम केस था। अलीपुर में जो बम कांड हुआ था, केस था, जिसमें अरविंद घोष को बचाव करना था। क्या था? बम केस था जो अलीपुर षड्यंत्र का। तो इसमें उनका था कि जो अरविंद घोष को क्या करना था, बचाव केस था। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो कौन कौन थे? उसकी सहायता से, मोतीलाल नेहरू की सहायता से इन्होंने स्वराज दल की स्थापना करी थी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया? तो अभी हमने देखा चित्तरंजन दास द्वारा। फिर से डिटेल में देखना हो एक बार और देख लेते हैं, हमारा रिपीट होता जाता है। तो असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद स्वराज पार्टी यानी कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी का गठन किया गया। कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, जो 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो अभी हमने देखा
1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। फिर है 1900 क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाते हैं कि 1923 के विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने कहाँ पर बहुमत हासिल किए थे, कहाँ पर उन्हें बहुमत हासिल हुए। तो ये मध्य प्रांत था, जिसे सेंट्रल प्रोविंसेस कहते हैं। फिर देखते हैं इसके बारे में डिटेल में कि जो असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद जो स्वराज पार्टी यानी कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सी आर दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी को काफ़ी सफलता मिली। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटों पर इनकी जीत हुई। फिर मध्य प्रांत में उन्हें स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और बम्बई तथा उत्तर प्रदेश में उन्हें अच्छी सफलता मिली। फिर आते हैं क्वेश्चन इसमें डिटेल में क्या महत्वपूर्ण तथ्य में कि मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण स्वराजियों को कुछ खास सफलता नहीं मिली। जो मद्रास था, मद्रास और पंजाब में तो जातिवाद चल रहा था, जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इनको ज़्यादा सफलता नहीं मिली। फिर है केंद्रीय विधानमंडल में स्वराजियों के नेता मोतीलाल नेहरू थे और बंगाल विधानमंडल में स्वराजियों के नेता चित्तरंजन दास थे। तो बंगाल में कौन थे? स्वराजियों के नेता चित्तरंजन दास और केंद्रीय विधानमंडल में स्वराजियों के नेता मोतीलाल नेहरू। फिर आते हैं 1940 के बाद प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? 1940 के बाद जो व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था? ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो 1940 के बाद जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही बने वो बने विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। अब देखते हैं डिटेल में। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारतीय नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे। तो कौन? विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही और दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की गई थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में किस संस्था की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन बी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन सी फॉरवर्ड ब्लॉक, तो फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन डी विश्व भारती। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी थी त्रिपुरी संकट के बाद। 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह संगठन वामपंथी विचारधारा पर आधारित है। तो 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कौन? सुभाष चंद्र बोस। और उससे त्याग देने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी 1939 में। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? अभी हमने देखा कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। फिर कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया? फॉरवर्ड ब्लॉक का, अभी पढ़ा। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक, अभी हमने देखा सुभाष चंद्र बोस। फिर 91 कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो वो थी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो कंफ्यूज नहीं होना, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया उन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन के बाद। त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी, उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर है, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में कौन सा विकल्प माना है? डी माना है, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो कांग्रेस छोड़ने के पश्चात ही तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, लेकिन संशोधित उत्तर पत्रक में इसका उत्तर सी माना है, जो कि सत्य नहीं है, सत्य ही नहीं है। मतलब ये कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद ही तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी।
फिर आते हैं कि 2 INA मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किए थे। ऑप्शन ए सिंगापुर एवं टोक्यो में, ऑप्शन बी टोक्यो एवं रंगून में, ऑप्शन सी जर्मनी एवं जापान में, ऑप्शन डी रंगून एवं सिंगापुर में। तो उन्होंने जो 2 मुख्यालय स्थापना करी थी 2 मुख्यालयों की, वो थे रंगून और सिंगापुर। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। देखते हैं डिटेल में कि वर्ष 1942 में रास बिहारी बोस ने जापान की मदद से टोक्यो में IN की स्थापना की। कालांतर में INS की कमान का सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई। इनके द्वारा INA के 2 मुख्यालय सिंगापुर और रंगून में स्थापित किए गए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर कि गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए निम्नलिखित आंदोलनों का सही अनुक्रम ठीक करिए। खेड़ा आंदोलन हमने देखा था 1918 में, चंपारण आंदोलन 1917 में, अहमदाबाद के सूती मिलों की हड़ताल ये याद नहीं है, रॉलेट एक्ट आया था, ये भी तो 1919 का था, रॉलेट एक्ट 1919 का था। तो सबसे पहले हमारा चंपारण आएगा, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। जब सबसे पहले अगर हमें 2-3 ऑप्शन पता है ना तो हम इसको आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन था वो 1918 में आया था, फरवरी 1918 और मार्च में 1918 में खेड़ा आंदोलन मार्च में आया, ये फरवरी में आया। तो कौन सा हो जाएगा? चंपारण पहले आया, तो सबसे पहले तो 3 ऑप्शन हो जाएगा, तो 3 फिर 4 फिर 2 फिर 1। तो पहले क्या होगा? चंपारण आएगा, 1917 आएगा। फिर अहमदाबाद जो फरवरी में हुआ था 1918 में, ये भी हुआ था, 1918 आ जाएगा। फिर आ जाएगा खेड़ा आंदोलन मार्च 1918 में, और रॉलेट एक्ट आ जाएगा 1919 में। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में। चंपारण आंदोलन बिहार के किसानों की नील की खेती से संबंधित था, जो चंपारण आंदोलन था। और खेड़ा आंदोलन जिसमें फसल नष्ट होने के बाद बावजूद किसानों से लगान वसूल किया था। खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था? गुजरात में, खेड़ा स्थान पर किसानों से वो क्या कहते हैं, अकाल पड़ गया था, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने कर वसूलना बंद नहीं करा। इस वजह से उन्होंने परेशान होकर के फिर आंदोलन में उन्होंने अच्छे से भाग लिया। फिर माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। माउंटबेटन योजना 1947 सबको पता है, बस ये डेट जून याद नहीं रहती। तो ये कौन थी? ये 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई थी। फिर आते हैं इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो 20 फरवरी 1917 को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 के पहले अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। क्या कहा गया कि 20 फरवरी 1947 को जो लॉर्ड माउंटबेटन की योजना आई थी, उसमें इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष बयान दिया कि जून 1948 के पहले अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत आए और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। माउंटबेटन शीघ्र ही सत्ता हस्तांतरण संबंधी वार्ताओं के दौरान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई। फिर है कि माउंटबेटन द्वारा तैयार की गई भारतीय विभाजन की योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत विभाजन योजना को माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है, माउंटबेटन की योजना के भी नाम से जाना जाता है। फिर ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। क्या पारित हुआ? ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। जुलाई में प्रस्ताव पारित हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। फिर एक क्वेश्चन नंबर हमारा है 95 है। 95 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? अभी हमने देखा लॉर्ड
माउंट बेटन के नाम से जानी जाती। इन्हीं की योजना के बाद ही इन्हीं की योजना सार्वभौम सत्ता सौंपने की बात करी गई थी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर कि गांधी जी द्वारा दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था। तो ये सबको पता है, 12 मार्च 1930 को। अब देखते हैं इसमें डिटेल में कि जो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ कर दिया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन 1927 में प्रारंभ हुआ। अब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुभारंभ किया गया। नमक कानून तोड़ने के बाद 1930 में इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया। तमिलनाडु में गांधीवादी नेता श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोंड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदारण्यम तक नमक यात्रा की। तिरुचिरापल्ली के वेदरायणम तक नमक यात्रा की। फिर गांधी जी के आह्वान पर दांडी मार्च कब शुरू किया गया? अभी देखा हमने 12 मार्च 1930 को। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर कि 98 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1930 में। उत्तराखंड से दांडी मार्च में किसने हिस्सा लिया था? उत्तराखंड में। ऑप्शन है हरगोविंद पंत मुकंदीलाल। ऑप्शन बी है क्वेश्चन नहीं दिख रहा। फिर क्वेश्चन नंबर बी नहीं, ऑप्शन बी है केसर सिंह रावत, मोहन सिंह मेहता। ऑप्शन सी है गोविंद बल्लभ पंत, खुशीराम बोस। ऑप्शन सी है ज्योतिराम काटपाल। ऑप्शन डी में खड़क बहादुर सिंह। तो यहाँ कौन कौन थे? ज्योतिराम और खड़क बहादुर कौन कौन थे जो उड़ीसा से उत्तराखंड से नेतृत्व कर रहे थे? तो उत्तराखंड के ज्योतिराम कांडपाल और खड़क बहादुर सिंह। सॉरी। फिर डिटेल में देखते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में अपने 80 चुने हुए यूनानियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा का श्री गणेश आरंभ हुआ। 24 दिन की लंबी यात्रा के उपरांत 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी सांकेतिक रूप से नमक कानून को भंग किया। इस यात्रा में भारत के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। दांडी मार्च में उत्तराखंड के ज्योतिराम कांडपाल तथा भैरव दत्त ने भाग लिया था। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 100 पर। 100 क्वेश्चन क्या है? दांडी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए वलसाड, ऑप्शन बी नवसारी, ऑप्शन सी पोरबंदर, ऑप्शन डी भावनगर। तो यहाँ ऑप्शन हमारा है बी नवसारी में। नवसारी कहाँ पड़ता है? ये साबरमती आश्रम के पास, गुजरात के नवसारी जिले में। कहाँ पड़ता है नवसारी? गुजरात में। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, दांडी स्थित है, देखा ना दांडी कहाँ पर स्थित है? अभी देखा नवसारी, जो जिसे महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम को 80 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी यानी गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है पहुँचे, जहाँ 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर दिया, सविनय आंदोलन प्रारंभ कर दिया। फिर है क्वेश्चन नंबर 101, यानी कि हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं 1 क्वेश्चन पे। दांडी स्थित है नवसारी गुजरात में। फिर है क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कि धर्सना नामक धरने का निम्नलिखित में से किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता ने बृहद विवरण प्रदान किया था? धर्सना। ऑप्शन ए CF एंड्रूस, ऑप्शन बी RR परमार, ऑप्शन सी बेब मिलर, ऑप्शन डी एथनी इंडन। तो यहाँ ऑप्शन हमारा सी है, बेब मिलर थे। फिर आगे देखते हैं
आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखते हैं, पढ़ते हैं डिटेल में। तो 8-10 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके भी, फिर हम अपनी क्लास को ऑफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो धर्सना नामक धरने का सजीव विवरण यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता बेब मिलर ने दिया था। बम्बई में सविनय अवज्ञा आंदोलन का केंद्र धर्सना था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का केंद्र था वो कौन था? धर्सना था। गांधी जी ने धर्सना नमक निर्माणशाला पर अपने साथियों के साथ धावा बोलने और नमक कानून तोड़ने की घोषणा की, लेकिन 5 मई को वायसराय के आदेश में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो गांधी जी को कब गिरफ्तार कर लिया गया? 5 मई को वायसराय के आदेश पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी के आह्वान पर किए गए संघर्ष को बढ़ाते हुए 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू ने दक्षिण अफ्रीका संघर्ष के दिनों में उनके दोस्त इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल 2000 कार्यकर्ताओं के साथ नमक कारखाने की तरफ बढ़े। फिर है इन पर भीषण लाठीचार्ज हुआ। अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने लिखा है कि धर्सना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो कौन थे इस धर्सना नामक यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता? कौन थे? किसने लिखा था? तो वो थे बेब मिलर। बेब मिलर ने लिखा है कि जो धर्सना जैसे भयानक दृश्य था मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर कि महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार पर संवैधानिक सुधार हेतु दबाव डालना। ऑप्शन बी, भारत में एक पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार का गठन करना। ऑप्शन सी है भारत को एक औपनिवेशिक राज्य बनाना। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से तो कोई नहीं। तो यहाँ तो ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है इसका। फिर तो देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से पहले वायसराय इरविन के समक्ष 11 मांगे रखी गई थी। जब इरविन समझौता हुआ था उस टाइम 1931 में जो इरविन समझौता हुआ था उसमें उसके समक्ष 11 मांगे रखी गई थी। उसमें नमक कर एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति की मांग की गई थी। क्या मांग की गई थी? कि उसमें नमक कर और नमक पर सरकारी एकाधिकारी को समाप्ति की मांग की गई थी। इसी उद्देश्य को लेकर 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 80 चुने हुए साथियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। आगे देखते हैं। फिर है आचार्य विनोबा भावे को पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण किसको गिरफ्तार कर लिया गया? विनोबा भावे को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिर अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर को गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया। कहाँ ठहराया? अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर को गांधी जी ने दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था। फिर गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, ये तो सबको पता है। कब दी थी ये देखना है। तो गांधी जी द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह था नील की खेती के कारण हुआ था, जो बिहार में है, उसके नेतृत्व के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार महात्मा गांधी यानी महात्मा कहकर पुकारा था। जिसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। हमारा 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने प्रारंभिक शिक्षा संघ को स्थापित किया गया था? प्रारंभिक शिक्षा संघ स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए G.K. गोखले, ऑप्शन ए M.K. गांधी, ऑप्शन बी B.G. तिलक, ऑप्शन डी B.R. अम्बेडकर। तो यहाँ ऑप्शन M.K. गांधी हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी थे जो प्रारंभिक शिक्षा संघ को स्थापित किया था। आगे देखते हैं डिटेल में कि महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने प्रारंभिक शिक्षा संघ को स्थापित किया था। गांधी जी ने ग्राम उद्योग संघ, तालीमी संघ यानी बेसिक एजुकेशन सोसाइटी और गौरक्षा संघ की स्थापना की थी। तो महात्मा गांधी ने क्या क्या स्थापना की थी? गौरक्षा संघ, तालीमी संघ और ग्राम उद्योग संघ, प्रारंभिक शिक्षा संघ आदि की स्थापना महात्मा गांधी ने
करी थी। फिर ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया, गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 17 अगस्त 1932 को, ऑप्शन बी 1 दिसंबर 1931 को, ऑप्शन सी 30 सितंबर 1932 को, और ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा 12 सितंबर 1931 को। तो यहाँ ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी 30 सितंबर 1932 को ये जो हरिजन सेवा संघ के रूप में जाना गया, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। पर आगे देखते हैं, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, जो कालांतर में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया, गठन 30 सितंबर 1932 को हुआ। इसके संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला तथा सचिव अमृतलाल ठक्कर थे। फिर है हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? हरिजन अध्यक्ष पूछ रहे हैं तो कौन थे? घनश्याम दास बिरला। अभी देखा ना हमने, स्थापना किसने करी थी? महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हुआ था। फिर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हम 9 पे आ गए हैं कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। चलिए तो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आ गए हैं, हम 10 क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर निम्नलिखित घटनाओं को कार्यक्रम की दृष्टि से सजाइए। ऑप्शन ए चौरी चौरा कांड, ऑप्शन बी चटगांव शस्त्रागार लूट, ऑप्शन सी मोपला विद्रोह। तो यहाँ ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। पहले कौन सा होगा? पहले मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1921 में। फिर चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 में। चटगांव शस्त्रागार लूट 18 अप्रैल 1930 को। तो यहाँ ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहना। हमारी क्लास यहीं एंड होती है। थैंक यू, धन्यवाद।